हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट के डोनर्स कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हम सबको मालूम है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत आम बीमारियां हैं और आम तौर पे ये दोनों चीज़ें जो हैं ना किडनी को डैमेज करती हैं। तो इसीलिए हर साल करीब 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि जिनको रिक्वायरमेंट होती है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, यानी नए क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स इतने ऐड हो रहे हैं हर साल। लेकिन बहुत कम ऐसा फ्रैक्शन होता है कि जो अल्टीमेटली इलाज के लिए जाते हैं, यानी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कई फॉर्म में हो सकती है, जैसे डायलिसिस भी हो सकती है और ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। ट्रांसप्लांट का तो समझिए फ्रैक्शन बहुत ही कम है, यानी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है और वो अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट के लिए जा पा रहे हैं। और उस प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेन प्रॉब्लम है डोनर्स की। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर्स कहाँ से आ सकते हैं? एक तो वो डिसीज्ड डोनर यानी कैडेवरिक डोनर्स हो सकते हैं कि भाई मान लीजिए किसी की ब्रेन डेथ हुई और उसकी से हम ऑर्गन को रिट्रीव कर सकते हैं। वरना लिविंग डोनर्स हो सकते हैं। लिविंग डोनर्स कौन हो सकते हैं? जो मान लीजिए ब्लड रिलेटिव्स हैं रेसिपिएंट के यानी कि ऐसे मरीज़ की जिसको किडनी फेलियर है और उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। उसके अपने खून के रिश्तेदार, जैसे माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है ना, या इमोशनल रिलेटिव्स हो सकते हैं, इमोशनली रिलेटेड डोनर्स हो सकते हैं। जैसे आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है तो ये इमोशनली रिलेटेड डोनर्स होते हैं। आपके कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हालांकि सबसे करीबी रिश्ता तो यही है, लेकिन जो है ये ब्लड रिलेशन नहीं है। मान लीजिए कोई अंकल हैं आपके, या स्टेप मदर हैं, स्टेप फादर हैं, या स्टेप सिबलिंग्स हैं, तो ये इमोशनली रिलेटेड डोनर्स कहलाते हैं। उसके अलावा अल्ट्रुइस्टिक डोनर्स होते हैं कि ऐसे डोनर्स कि जिनको नहीं मालूम कि उनका ऑर्गन कहाँ जा रहा है, या रेसिपिएंट को नहीं मालूम है कि मेरा ये ऑर्गन कहाँ से आया। ऐसे भी लोग होते हैं। फिर पेयर्ड डोनर्स हो सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली में एक रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है और एक डोनर है, लेकिन उनके किडनीज़ आपस में मैच नहीं हो रही। एक दूसरी फैमिली है कि जिसमें ऐसा ही एक पेयर है जो एक रेसिपिएंट है और एक डोनर, उसमें भी आपस में मैच नहीं हो रहा है। लेकिन इन दो फैमिलीज़ को अगर हम पेयर को देखें तो हो सकता है फैमिली ए का रेसिपिएंट फैमिली बी के डोनर से मैच करे और फैमिली ए का जो डोनर है वो फैमिली बी के रेसिपिएंट से मैच करे। तो इसको पेयर्ड डोनेशन या स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो अगर कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे अपनी किडनी डोनेट करनी है, तो एक तो ये डिसीजन ही बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है। उसके बाद बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी वर्कअप होता है कि जिसमें लैब वर्कअप भी है, रेडियोलॉजिकल वर्कअप भी है, और उसके अलावा साइकोसोशल और फाइनेंशियल वर्कअप भी है, और बहुत सारे क्रॉस मैचेस किए जाते हैं। तब जाके इस नतीजे पे आदमी पहुंचता है कि भाई किडनी डोनेट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। लिविंग डोनर्स के साथ एडवांटेज क्या है भाई? एक तो ये कि इसमें जो रेसिपिएंट है यानी जो पेशेंट है उसका सर्वाइवल बेहतर होता है, और जो ये डोनेटेड किडनी है उसका भी सर्वाइवल बेहतर होता है, एक्सेप्टेंस बेहतर होती है। इमीडिएटली ऑर्गन मिल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं, और मिनिमल कोल्ड इस्कीमिया टाइम होता है, यानी वो टाइम जिसमें कि किडनी को डोनर से निकाल के आइस में रखा जाता है और उसके बाद रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसको कोल्ड इस्कीमिया टाइम कहते हैं, वो भी सबसे कम होता है। अब कौन कौन डोनेशन नहीं कर सकता है? हर आदमी डोनर नहीं बन सकता। तो अगर अनकंट्रोल्ड किसी को ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, किसी को कोई मेलिग्नेंसी यानी कैंसर है, HIV है, हेपेटाइटिस है, या कोई बहुत एक्यूट इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोग जो हैं वो डोनर्स नहीं बन सकते। साथ ही अगर किसी को कोई सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई मेंटली अनस्टेबल है, से फॉर एग्जांपल कोई डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, तो वो डोनर नहीं बन सकता।
क्योंकि उसमें वो सलाहियत नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने तौर पे डिसीजन ले सके कि हाँ भाई मेरी किडनी किसी को डोनेट की जा सके। अब अगर कोई राज़ी हो जाता है कि मैं एज ए लिविंग डोनर अपनी किडनी डोनेट करूँगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस चाहिए। सबसे पहला कि ब्लड ग्रुपिंग, सबसे अच्छा ट्रांसप्लांट वो है कि ABO कंपैटिबल हो, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है आपका और रेसिपिएंट का सेम होना चाहिए, ये डबली कंफर्म किया जाता है। उसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, रूटीन कल्चर, बहुत सारी वायरल सीरोलॉजी जैसे HIV, HbAg, HCV, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस, ये सब चेक किए जाते हैं। मेल्स में PSA की जांच होती है, फीमेल्स में पैप स्मीयर होता है। इस सब के बाद रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे अल्ट्रासाउंड है, और एक ख़ास टेस्ट DTPA स्कैन, ये एक रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन होता है जिसमें एक डिफरेंशियल फंक्शन मालूम चलता है, ओवरऑल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसा है किसी इंडिविजुअल का, और 100 पैसे में इतना समझ लीजिए कि दाहिनी किडनी कितना काम कर रही है, बाईं किडनी कितना काम कर रही है। तो उसमें हमें समझने में आसानी होती है कि कौन सी किडनी को हार्वेस्ट किया जाए। जो बेटर फंक्शनिंग किडनी हमेशा डोनर के पास रहनी चाहिए, क्योंकि उसको अब पूरी ज़िंदगी एक किडनी पे काटनी। तो फिर क्रॉस मैचेस में अगर कंपैटिबिलिटी निकल के आती है, क्रॉस मैच कैसे करते हैं, HLA टाइपिंग से करते हैं और डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का चेक करके करते हैं। अगर क्रॉस मैचेस कंपैटिबल हैं तो फर्दर रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है CT एंजियोग्राफी, जिसमें ख़ास तरीके से का ये CT स्कैन होता है, जिसमें कि किडनी की ब्लड वेसल्स उसकी सप्लाई कैसी है वो पता चलता है। तो हमें ये चूज़ करने में आसानी होती है कि किस तरफ की किडनी लें, और जो भी हम किडनी की डोनर सर्जरी करेंगे वो कितनी आसान या कितनी डिफ़िकल्ट होगी। तो ये सब जब वर्कअप हो जाता है तो उसके बाद से एक साइकोलॉजिकल क्लियरेंस होना ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं देखने के लिए कि मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है इस डोनर का, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी के दबाव में हो रहा हो ये, तो कई बार ऐसा होता है। फिर उसके अलावा कई बार डिपार्टमेंटल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है तो किसी को डायबिटीज़ है तो किसी को हार्ट की दिक्कत है। ये हर लिहाज से फिट होना चाहिए मरीज़ और क्लियर होना चाहिए, चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। फिर लीगल क्लियरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कई बार कई लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं ट्रांसप्लांट में, तो लीगल क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है। ये सब होने के बाद से एक नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी मीटिंग होती है जिसमें रेसिपिएंट और डोनर और उनकी फैमिलीज़, उनके अटेंडेंट्स, रिलेटिव्स साथ में बैठते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के, यूरोलॉजिस्ट के, जो भी मन में डाउट्स होते हैं सर्जरी के बारे में, जो जानकारी उनको हासिल करनी होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लंबा ट्रीटमेंट चलना होता है, क्योंकि रेसिपिएंट को ये ऑर्गन एक्सेप्ट करे बॉडी, उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेस किया जाता है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। और ये सब जब एक बार डिस्कशन हो जाता है तो हर हॉस्पिटल की एक इंटरनल ऑथराइजेशन कमेटी होती है कि जिसमें एक फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है, एक मेडिकल सोशल वर्कर होता है, एक लीगल एक्सपर्ट होता है। तो ये सब उसमें होते हैं, वो क्लियर कर देते हैं अगर इस फाइल को, तो फिर वो स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी के पास जाता है, और अल्टीमेटली जब सब क्लियरेंसेस आते हैं तब आप सर्जरी के लिए पहुंच पाते हैं। अब दूसरे सेट ऑफ डोनर्स के बारे में बात करते हैं, डिसीज डोनर्स यानी कैडावरिक डोनर्स, यानी कि ऐसे डोनर्स जिनकी खुदा न खास्ता मौत हो गई हो। तो ये कार्डियक डेथ के बाद किडनीज़ नहीं हार्वेस्ट होती हैं, ब्रेन डेथ के बाद किडनीज़ हार्वेस्ट की जा सकती हैं। तो कैडावरिक डोनर्स क्या होते हैं, रिलेटिवली हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी किसी रीज़न की वजह से, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो, या कोई और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वजह से ब्रेन डेथ हो गई हो। तो ब्रेन डेथ क्या है सर, कि एक इरिवर्सिबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है जिसमें ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस सब ख़त्म हो गए और एपनिया हो गया, यानी कि इरिवर्सिबल ये डैमेज हो गया ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग जो सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, ये भी ब्रेन स्टेम में होता है, ये भी डैमेज हो गया। तो किसी को सर्टिफाई करना कि ये ब्रेन डेड इंडिविजुअल है, इसके लिए एक ब्रेन डेड कमेटी की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में। ये कमेटी कैसे बनती है,
इसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की ज़रूरत होती है, एक वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके अंडर ये मरीज़ भर्ती हो, और 2 और लोग जो कि स्टेट एजेंसी अपॉइंट करती हैं, 2 और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और ये असेसमेंट 2 बार किया जाता है 6-6 घंटे का इंटरवल पे। इसमें कई तरह के रिफ्लेक्सेस हैं जो टेस्ट किए जाते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, फिर वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, तो इन कॉफ रिफ्लेक्स। तो ये सब जो है रिफ्लेक्सेस अगर एब्सेंट हैं, और साथ में उसके बाद एपनिया टेस्ट किया जाता है, यानी कि वेंटिलेटर से मरीज़ को हटा के तब देखा जाता है कि कोई भी एफर्ट हो रहा है उसका कि नहीं हो रहा है। और ये असेसमेंट 2 बार किया जाता है 6-6 घंटे के इंटरवल पे। दोनों बार असेसमेंट में अगर लगता है कि ये ब्रेन डेड है इंडिविजुअल, तब ये इस कैटेगरी से आप ऑर्गन ले सकते हैं। लेकिन ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीज़ फैमिली के कंसेंट पे डिपेंडेंट है। चूँकि इसमें लीगल इश्यूज़ बहुत होते हैं, तो पर्टिकुलर फॉर्म्स बने होते हैं कि हाँ भाई ये फॉर्म फैमिली भरेगी और एक्सेप्ट करेगी, तब जाके अल्टीमेटली इसके लिए रेडी होता है, पूरा इंतज़ाम किया जाता है कि कैडेवर से डोनर को हार्वेस्ट किया जा सके। अब मान लीजिए कोई ऐसा ब्रेन डेड इंडिविजुअल है, तो उससे ऑर्गन किसको जाए, इसके लिए भी पूरा एक सेटअप बना हुआ है। देखिए, जहाँ जहाँ ये कैडेवरिक डोनर प्रोग्राम रन होता है, वहाँ एक स्टेट नोडल एजेंसी होती है, और हर ऐसे हॉस्पिटल को अपनी एक वेटिंग लिस्ट बना के रखनी पड़ती है ऐसे रेसिपिएंट्स की कि जिनको ज़रूरत है ऑर्गन की, और वो फुली वर्कड अप होते हैं, कि इस इंतज़ार में कि कोई अगर ऑर्गन आता है तो फौरी तौर पे वो एडमिट हो सकें और उनका ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो ये हॉस्पिटल वेटिंग लिस्ट होती है नोडल एजेंसी के पास, और ये नोडल एजेंसी रिपोर्ट करती है रोटो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ऐसे 5 सेंटर्स हैं इंडिया में, और ये सारी रोटोज़ जो हैं वो नोटो यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करते हैं, जो कि ICMR बिल्डिंग सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में है। तो इस तरह से एक पूरी नेशनल वेटिंग लिस्ट बनती है, और इसमें स्कोरिंग सिस्टम होता है ताकि हम प्रायोरिटाइज़ कर सकें कि अगर कहीं कैडावर है और ऑर्गन अवेलेबल है तो कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद आदमी है, तो उसको हम इसको अलॉट कर सकें। देखिए, बहुत बड़ा गैप है कि डिमांड और सप्लाई में, इन सब चीज़ों में, कि जैसे बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उनको डोनर्स नहीं मिल पा रहे। अगर ट्रांसप्लांट को बूस्ट करना है, तो इस डिमांड एंड सप्लाई के गैप को ब्रिज करना है, तो ये बहुत रोबस्ट प्रोग्राम चाहिए, कैडावरिक डोनर प्रोग्राम, कि जिसमें लोग आगे आएँ और फैमिलीज़ ये समझें कि भाई उनका जो अज़ीज़ है जब वो अब जा रहा है तो जाते जाते वो किसी के काम आ सके। थैंक यू।